पहले बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा दें। ये खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां चुनाव में देसी बमों पर दिखाए गए न्यूज 18 के स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट का बड़ा असर हुआ है। चुनाव आयोग ने न्यूज 18 के ऑपरेशन ब्लास्ट का संज्ञान लिया। चुनाव आयोग ने न्यूज 18 के स्टिंग का संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच के आदेश दिए। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने उप चुनाव आयुक्त सुदीप जैन को पूरे मामले की जांच का निर्देश दिया। मुख्य चुनाव आयुक्त का कहना है कि बंगाल में बन रहे अवैध देसी बमों के मामले की गहनता से जांच की जाएगी। न्यूज 18 ने अपने स्टिंग ऑपरेशन ब्लास्ट में दिखाया कि कैसे बंगाल चुनाव में देसी बम बनाने के अवैध कारखाने खुलेआम चल रहे हैं। न्यूज 18 को टीम बमों के एक अवैध कारखाने में पहुंची थी, जहां देसी बम बना रहे लोगों ने बताया कि चुनाव या दंगों के वक्त उनके पास बमों के ऑर्डर आने लगते हैं। बंगाल और 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा हमारे साथ हैं। सर, आप लोग कहते हैं कि आप लोग के लिए हर चुनाव सामान्य होता है। बिहार, यूपी में हिंसा बहुत कम होने लगी चुनाव के दौरान, लेकिन बंगाल में हिंसा अभी भी होती है और उसके बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। फिर आरोप लगा चुनाव आयोग पे कि एक पार्टी के पक्ष में चुनाव आयोग काम करता है। ऐसे तमाम आरोपों पे चुनाव आयोग का पक्ष क्या है? ये अदालत नहीं है। चुनाव आयोग कभी ये नहीं कहता कि हर चुनाव सामान्य है। चुनाव आयोग केवल ये कहता है कि हर स्टेट की अलग अलग सिचुएशंस हैं। नॉर्थ ईस्ट में फॉर एग्जांपल कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं। इसी तरह से हर स्टेट में कहीं कोई जोग्राफिकल फैक्टर्स, कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्टर्स, कहीं कोई क्लाइमेटिक एक्सट्रीम फैक्टर्स, कहीं कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू, कहीं एक्सपेंडिचर फैक्टर्स हैं। तो आपने ये जो अपना पहली बात तो जो कंक्लूजन पहले ही सुना दिया कि चुनाव आयोग ये कहता है, उसके मैं प्रतिवाद करता हूँ। चुनाव आयोग कहता है कि चुनाव आयोग हर स्टेट की पर्टिकुलर परिस्थितियों को देखते हुए, विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपनी तरफ से प्रयास रहता है कि चुनाव शांतिपूर्वक और हो सके जिसमें जो वोटर्स हैं वो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान कर सकें और अधिकाधिक वोटर पोल बूथ तक आ सके। पत्र हमारे पास जिसके भी आते हैं हम उनका प्रत्युत्तर दे देते हैं। अगर वो लोग पत्र लिखने वाले प्रेस से शेयर करें तब हम शेयर करते हैं, और चूंकि आपको पर्टिकुलर एंटिटी या पार्टी के बारे में पूछना है तो आप उनसे ही पूछ लीजिए। बिल्कुल, जिस राजनीतिक दल ने सवाल उठाया, आपको पत्र लिखा, उससे भी सवाल करता है न्यूज 18 इंडिया। लेकिन इस तरह का जवाब चुनाव आयोग को देने की जरूरत बहुत कम आती है। पहले भले ही राजनीतिक दलों ने कुछ शिकायतें आपसे की हैं, लेकिन इस तरह का जवाब देने की जरूरत चुनाव आयोग के सामने बहुत ही कम आती है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग नाराज महसूस होता है। हम नाराज महसूस ना कभी होते हैं ना हैं। अब यू आर अगेन ट्राइंग टू पुट वर्ड्स इन माई माउथ विच आई विल नॉट गेट प्रोवोक्ड। आप चाहते हैं मैं प्रोवोक हूँ, मैं होऊंगा नहीं। हमारे पास जितने पत्र किसी दल के भी आते हैं हम सबका उत्तर देते हैं, नाराजगी से नहीं, अपितु फैक्चुअल रिप्लाई देते हैं। राजनीतिक दल और राजनीतिक एंटिटीज एक वोटर के बाद सबसे अहम पिलर है सारे इलेक्शन एडिफिस का। तो हमारे पास जिसके भी पत्र आते हैं किसी भी विषय पे हम उसका यथाशीघ्र उसका प्रत्युत्तर देते हैं। ये हमारे मेरी स्टार्ट की परंपरा नहीं है, ये पहले से परंपरा है, आज भी है, चलती भी रहेगी। धन के दुरुपयोग की बार बार शिकायत आती है, हमेशा आप लोग रिकॉर्ड बनाते हैं कि जब्ती के मामले में, और सबसे बड़ी चुनौती तमिलनाडु में होती है। खासकर इन 5 राज्यों की बात करें, लोकसभा की भी और विधानसभा राज्यों की भी। 330 करोड़ के आसपास अब तक आपने जब्ती कर ली है, जबकि पहले चरण का मतदान अब तक हुआ नहीं है। आपको लगता है कि ये जो जब्ती है उसका असर जमीन पे भी दिखेगा? क्योंकि लोगों के मन में बार बार ये छवि बनती जा रही है कि धन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। चुनाव आयोग तो एक तरफ बहुत सारे पैसे, ड्रग्स, शराब जब्त करता है, लेकिन धन का इस्तेमाल बढ़ रहा है। देखिए, इसके लिए केवल चुनाव आयोग जिम्मेदार नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें तो सभी को मिलकर एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैंने 2 स्पेशल ऑब्जर्वर्स एक्सपेंडिचर भेजे हुए हैं और मुझे पता है कि जो व्यक्तिगत तौर पर भी ज्ञान है कि वो लोग वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितने वांछित रिजल्ट्स आ रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया हमारे चैनल ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया है
उसमें बंगाल में बम बनाने का कारोबार अभी भी जारी है। हिंसा तो होती है और वो ठेका देते हैं वही लोग, राजनीतिक दलों से जुड़े लोग। तो ये स्टिंग ऑपरेशन है, इस पे क्या चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा? मुझे पता लगा है कि वहाँ के जिला प्रशासन और पुलिस ने कोई एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करके इसकी जांच कर रहे हैं। इस मामले में मुझे नहीं पता वो आपके स्टिंग की जांच कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, पर कर रहे हैं जी। लेकिन हमारा जो स्टिंग है सर, उसमें ये दिखाया गया कि बम बनाया जा रहा है और वो ठेका दिया जाता है। हमारे ये आपने बहुत अभी दोपहर को आपने ये बात लिख के भेजी, शिफाली जी से बात की, मैंने सुदीप जी को कहा है कि इसमें और गहनता से जाके चेक करें। क्या आप न्यूज 18 इंडिया का जो स्टिंग है उसको भी चाहेंगे कि वो आपके पास लाया जाए? आपके मीडिया विभाग के पास जो अगर मीडिया विभाग उसकी ऑथेंटिसिटी स्टिंग की एस्टेब्लिश कर लेता है तो चाहे वो न्यूज 18 का हो या किसी भी चैनल का हो, उसकी जांच की जाएगी। तो चुनाव आयोग डिमांड करता है कि वो आपको चाहिए, वो जो हम आपसे क्यों डरवाएं? वो तो हमारे अधिकारी तय करेंगे किससे मांगना उन्होंने। ठीक है सर, बहुत अधिकारियों का तबादला किया है, डीजीपी का कोई पहली बार तबादला नहीं हुआ, पहले भी चुनाव में होते रहे हैं, लेकिन इस बार बहुत सवाल उठे हैं बंगाल को लेकर। दूसरा बंगाल से जुड़ा सवाल है कि तमिलनाडु में भी अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ, तो इस बार अधिकारियों का ट्रांसफर कोई अनएक्सपेक्टेड तरीके से है या नॉर्मल है? ये एक लिस्ट है जी, जो लोकसभा चुनाव में जिस स्टेट का आपने नाम लिया उसी में किए गए थे। 2 IAS अधिकारी थे, 6 IPS अधिकारी थे, इंक्लूडिंग 5 पुलिस कमिश्नर्स और 10-15 और अधिकारी थे। तो 2 वहाँ पे 2 ऑब्जर्वर्स बैठे हैं, स्पेशल ऑब्जर्वर पुलिस एंड स्पेशल ऑब्जर्वर जनरल जी। बहुत ही वरिष्ठ और बड़े क्या कह सकते हैं योग्य अधिकारी हैं। वो लोग बहुत डिटेल में रिपोर्ट्स भेजते हैं। वो रिपोर्ट्स किसी व्यक्तिगत अधिकारी के प्रति हम टीवी में डिस्कस करें, ये प्रॉपर्टी भी नहीं है और सही भी नहीं है, क्योंकि हम तो ड्यूरिंग MCC ये स्टेप्स लेते हैं और कोई अधिकारी की इससे हम छवि नहीं मीडिया के सामने बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन जब स्टेप्स लेने होते हैं तो लेते हैं, लेने भी चाहिए और लेते भी रहेंगे। आगे भी इस तरह की कोई भी रिपोर्ट अगर आवश्यकता हो तो लेंगे, नहीं आवश्यकता है नहीं लेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे करूंगा, अंतिम 2 सवाल। आपको क्या लगता है कि इस पूरे चुनाव के दौरान, चाहे बंगाल हो या बाकी राज्य हो, चुनाव आयोग के लिए चुनौतियां क्या है? ये बात हम पहले कर चुके हैं। चुनाव आयोग के लिए तो यही चुनौती होती है सबसे बड़ी। हम पहले कहते थे फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट, एथिकल इलेक्शन, रोबस्ट इलेक्शन, अब साथ में कहते हैं सेफ इलेक्शन। तो हमारी तो चुनौतियों में से ज्यादा अपेक्षाएं हैं और हमारा प्रयासरत है, अनवरत प्रयासरत है कि जो अधिकाधिक वोटर्स आ सके बिना भय के, बिना किसी इंटिमिडेशन के, और पोलिंग बूथ पे आके बूथ अपना जो अपना एक्सरसाइज ऑफ देयर राइट है वो कर सके इन अ फियरलेस मैनर, स्वाभाविक से। तो ये तो मतदाताओं के लिए हो गया कि आप भयमुक्त होकर आइए। राजनीतिक दलों के लिए भी कुछ कहेंगे? क्योंकि आप खुद कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है और उसी में कुछ राजनीतिक दल सवाल उठा रहे हैं। राजनीतिक दल इसमें वांछित सहयोग दें। नंदीग्राम की घटना पर रिपोर्ट के आधार पर जो कार्रवाई करनी थी आपने मीडिया को बता दिया, उस पर कार्रवाई भी की गई कुछ अधिकारियों के खिलाफ। इसको एक आइसोलेटेड केस के तौर पे चुनाव आयोग देखता है या नॉर्मल केस जो होता है उसी तरह का है? हम देखिए नजूमी नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं हूँ। अब इतने बड़े 5 स्टेट्स में किसी जिले में कल को कौन सी घटना हो जाए या ना हो जाए, when it comes to it, we'll cross the bridge। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा। तमाम मसलों पे इन्होंने हमसे बातचीत की और ये इंश्योर किया है कि भय मुक्त होकर मतदाता वोट दे और कोई भी शिकायत अगर चुनाव आयोग के सामने आती है तो उसको सख्त तरीके से डील किया जाएगा। नीरज कुमार, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली।
इस वक्त नीरज जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जल्दी से नीरज का रुख कर लेते हैं। और नीरज देखिए, जब आपने बात की मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा से, तो उन्होंने साफ कहा कि अब इस मामले की जांच होगी, यानी सीधे सीधे कहें तो ऑपरेशन ब्लास्ट का बड़ा असर दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल दिल्ली में एक अधिकारी हैं जिनका नाम सुदीप जैन है। टीएमसी ने उन्हें लेकर बहुत सवाल खड़े किए हैं, लेकिन सुदीप जैन ही पूरे बंगाल के चुनाव को ध्यान में रख रहे हैं। उन्हीं के प्रभारी हैं वो, और उनके नेतृत्व में ही बंगाल का चुनाव हो रहा है। चुनाव आयोग ने उनको जिम्मेदारी बड़ी दी है और बहुत काबिल अफसर हैं, लेकिन उन्होंने पूरे जो आदेश दिया है मुख्य चुनाव आयुक्त ने, उसकी जांच करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तमाम जो वहां के जिले से जुड़े लोग हैं उनको इस बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन पहला जो कमेटी का गठन किया गया है, जिसका जिक्र मुख्य चुनाव आयुक्त ने किया था, वो एक दूसरा मामला है, वो मालदा से जुड़ा हुआ था। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया का भी जो स्टिंग है उस पर भी चेक करने को कहा है गहनता से। और एक और खास बात है कि अगर जरूरत पड़ी तो चुनाव आयोग का मीडिया विभाग जो है वो स्टिंग और तमाम वीडियो को पहले मंगाएगा और देखेगा कि उसमें कहां की कैसी घटनाओं को हमारे न्यूज चैनल ने दिखाया है। दूसरी अहम बात, जो इंटरव्यू में एक संदेश दिया है मुख्य चुनाव आयोग ने, बार बार टीएमसी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है चुनाव आयोग पे कि वो किसी एक पार्टी के पक्ष में पक्षपातपूर्ण रवैये तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने यह साफ किया है कि तमाम राजनीतिक दलों के लिए वो एक कस्टोडियन की तरह काम करते हैं और किसी पार्टी से उनकी नाराजगी नहीं है। टीएमसी ने एक कड़ा पत्र लिखा था, जिसका जवाब चुनाव आयोग ने कड़े शब्दों में दिया था टीएमसी को। इस बात को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया है कि फैक्ट के आधार पर तमाम जो रिप्लाई दिए जाते हैं वो किसी पार्टी को दिया जाता है, और अगर कोई पार्टी अपने पत्र को साझा करती है तो चुनाव आयोग भी जो जवाब देता है उस पत्र को साझा करता है। तो कई बड़ी खबरें हैं। और तीसरी अहम बात, एक महत्वपूर्ण बात, कि डीजीपी और पुलिस अधिकारियों को ट्रांसफर को लेकर टीएमसी और ममता बनर्जी ने सवाल उठाया था, तो उस पर एक बात साफ कर दिया गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि रिपोर्ट के आधार पर जो वहाँ ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से बड़े अधिकारी, उनकी रिपोर्ट के आधार पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। और आने वाले दिनों में अगर जरूरत पड़ी तो इस तरह की कार्रवाई और भी होगी, उससे चुनाव आयोग पीछे नहीं हटेगा। लेकिन जो भी कार्रवाई होती है किसी अधिकारी की छवि को खराब करने के लिए नहीं, बल्कि रिपोर्ट के आधार पर होती है। उनके खिलाफ अगर कुछ शिकायतें होती हैं उस आधार पर होती है, चाहे नंदीग्राम में अधिकारियों के ट्रांसफर की बात करें या उससे पहले डीजीपी के ट्रांसफर की बात करें, या फिर तमिलनाडु में 10 अधिकारियों का ट्रांसफर चुनाव आयोग ने हाल ही के दिनों में किया है। बिल्कुल नीरज, रहिए जरा साथ। कहते हैं बंगाल में जब चुनाव होता है तब खून की नदियां बहती हैं। बंगाल में चुनाव में हिंसा उफान पर पहुंच जाती है और चुनाव के मौसम में बमों के धमाके गूंजते रहते हैं। हकीकत में बमों के धमाके गूंजने शुरू भी हो गए हैं। हर दूसरे दिन बंगाल के अलग अलग इलाकों में देसी बम बरामद होते हैं। बंगाल के इस रक्त चरित्र की एक खौफनाक तस्वीर हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। यह है ऑपरेशन ब्लास्ट। न्यूज़ 18 इंडिया की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जान जोखिम में डालकर आज आपको पश्चिम बंगाल में चल रही अवैध बम की फैक्ट्रियां दिखाने जा रही है। खुफिया कैमरे में बम बनते हुए आप देखेंगे, उनका रेट सुनेंगे, कौन सा बम कितने लोगों की जान ले सकता है ये भी सुनेंगे। हम फिर बता दें कि इस स्टिंग ऑपरेशन को करने का मकसद बमों के इन सौदागरों का पर्दाफाश करना है, ताकि चुनाव आयोग और सरकार वक्त रहते चुनाव में खून खराबा रोक सके और इन अपराधियों को सलाखों के पीछे डाल सके। आइए चलते हैं बैरकपुर के श्यामनगर इलाके के जंगल में। हमारी खुफिया टीम को जानकारी मिली थी कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में धड़ल्ले से बम बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस गैर कानूनी कारोबार के शातिर खिलाड़ियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। काफी मशक्कत के बाद कोलकाता से कुछ दूर श्यामनगर इलाके में हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की मुलाकात एक ऐसे बम माफिया से हुई जो पिछले काफी वक्त से इस गोरख धंधे से जुड़ा हुआ है। हमारी टीम को श्यामनगर रेलवे स्टेशन आने के लिए कहा गया। वहां हमारी मुलाकात
बम माफिया के एक गुर्गे से हुई। बंगाल में फैले बम माफिया के नेटवर्क को बेनकाब करने के इरादे से निकली हमारी टीम उस गुर्गे के साथ एक अनजान सफर पर निकल पड़ी। लंबा सफर तय करने के बाद बम माफिया का गुर्गा हमारी टीम को एक जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचते ही हमारी टीम भी हैरान रह गई, क्योंकि घने जंगल के बीच हमारी टीम बमबाजों की एक गैर कानूनी फैक्ट्री में खड़ी थी। और वहां एक दो नहीं बल्कि कई बमबाज देसी बम बनाने में जुटे हुए थे। ये क्या हो रहा है अभी? ये हमारा बोमा बनाते थे। बम? हाँ, क्या बना रहे हैं? बोमा बोमा। बम? हाँ, किसके लिए बना रहे हैं? ये পার্টি अभी जो আসছে আমাদের পার্টি আসছে ওদের জন্য আমরা মাল বোমা বানাচ্ছি। तो कहाँ के लिए ऑर्डर मिला है ये? এইটা তো অনেক দূরে দূরে অর্ডার হয়েছে। বীরভূমে আছে, তোমার বাঁকুড়া, নন্দীগ্রাম, তোমার এইদিকে কলকাতা, দমদম। इस शातिर से बात करते हुए हमें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि ये शख्स इस गैर कानूनी खेल का पुराना और मंझा हुआ खिलाड़ी है और किसी को शक ना हो इसलिए इस शातिर ने अपने धंधे को चलाने के लिए कुछ कोड वर्ड भी रखे हुए हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या इस्तेमाल करते हैं? এটা স্যার আমাদের হলো বাঙালতে বলে যায় এটা লাল মশলা আর সাদা মশলা। বাঙালি আমাদের বলা যায় লাল মশলা সাদা মশলা। এটা মিলিয়ে আমরা মিশিয়ে দুটো বানাই। तो ये कितना ऑर्डर मिला है आपको? এইটা স্যার আমাদের অর্ডার আছে ম্যাক্সিমাম ধরে নিন আমাদের 5000 মতন অর্ডার হয়েছে। 5000 का ऑर्डर मिला है? হ্যাঁ স্যার। तो ये क्या इलेक्शन के दौरान ही ऑर्डर मिलता है या साल भर आपका लोग का काम चलता है? नहीं স্যার, আমাদের এটা বছরে ইলেকশনে পড়লে চাই কোনো জায়গা দঙ্গা ফঙ্গা হলে আমাদের অর্ডার আসে। अच्छा, मतलब इलेक्शन के दौरान भी, इसके अलावा अगर कहीं कोई दंगा कराना होता है तो भी? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। पश्चिम बंगाल में इलेक्शन जैसे जैसे जोर पकड़ रहा है वैसे वैसे बम माफिया का गैर कानूनी कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है। मौत के इस कारोबार के धंधे की हर हकीकत को जानने के लिए हमारी टीम ने इस शातिर से बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाया तो हमारी टीम के सामने मौत के इस हथियार का रेट कार्ड भी आ गया। कितना लगभग अगर हमको ऑर्डर देना हो, मान लीजिए 100 पीस का, तो कितना खर्चा आएगा? 100 পিস খরচা পড়ে যাবে আপনার 2000 ধরে। যদি আপনারা জিনিসপত্র দিন, মানে জিনিসপত্র যদি আপনারা দিন। मैं समझा नहीं, हिंदी में बोल रहे हैं इसे सर जी, আমাদের যদি আপনারা এই জিনিসপত্র দিলে, मतलब अगर हम सामान देंगे? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, अच्छा, তা আপনাদের কম পড়বে। আর যদি আপনারা এই জিনিসপত্র না দেন अच्छा, তাহলে একটা মালে 2000 টাকা পড়বে। মানে এইটা একটা বানাতে গেলে 2000 টাকা পড়ে। 2000 का एक बम? 2000 रुपए का एक बम? बम माफिया के शातिर खिलाड़ियों ने अपने धंधे के लिए 2 रेट कार्ड बनाए हुए हैं। पहला, अगर ऑर्डर देने वाला बम बनाने का सामान देता है तो उससे सिर्फ बम बनाने की कीमत ली जाती है। दूसरा, वो जो सामान ना देने की सूरत यानी सामान ना देने पर बम के खरीदार से एक बम की कीमत हजारों में वसूली जाती है। ये तो बहुत महंगा पड़ेगा फिर। আমাদের জীবন कितना करेगा? আমাদের জীবনে তো রিস্কও আছে, আমরা রিস্ক নিয়ে বানাই সব। कितना नुकसान करेगा? এটা अगर हम भीड़ पे फेंकते हैं? হ্যাঁ বুঝেছি। ক্ষতি করতে গেলে এটা এরকম আছে জিনিসটা। नहीं समझ में आया, हिंदी में बात बोलो यार, हमें नहीं समझ में आता। जैसे बोल रहे हैं सर कि अगर ये 15-20 लोग होले 4-5 जन मर जाएगा। अच्छा, और 10-12 जन
घायल हो जाएगा। सुना आपने, इस शख्स के लिए किसी बेगुनाह की जान की कीमत कुछ भी नहीं है, यानी किसी के जीने या मरने से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे जैसे मौत के इस गोरख धंधे का ये शातिर अपने धंधे से जुड़े राज हमारी टीम के सामने खोलता जा रहा था, हमारी हैरानी भी बढ़ती जा रही थी। ये शातिर न सिर्फ बम बनाते हैं बल्कि उसे खरीदने वालों को फेंकने का तरीका भी बताते हैं। तो इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? अगर जो करना होता है तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये जो अब है सामान तैयार हो चुका है। अच्छा। এটা নিয়ে আমাকে কি করতে হবে, এরকম ধরে আমাদেরকে যেখানে ফেলতে হবে সেখানে টিপ লাগিয়ে ফেল দিতে হবে। नहीं समझ में आया। मतलब ये जो सामान है सर, हाँ। ये रेडी हो चुका है। अच्छा। अब इसको जैसे मान लीजिए हमको 20 आदमी के भीड़ में फेंकना है, तो हमको ऐसे लेके अच्छा फेंक देना है। अच्छा। वो गिरेगा, ब्लास्ट हो जाएगा। इस शातिर की बातों से लग रहा था कि उसे अपने नेटवर्क पर इतना भरोसा है कि उसे अपनी गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं है। लिहाजा उसने अपनी मौत की फैक्ट्री में बने हथियारों की बड़ाई करनी शुरू कर दी और हमारे सामने अपने राज खुद ब खुद खोलने शुरू कर दिए। तो अभी तक कहीं पर इसको आपने इस्तेमाल करवाया है? मतलब कोई आपसे खरीद के गया हो? हाल फिलहाल में कोई बम धमाका हुआ है? हाँ, অনেক জায়গা হয়েছে স্যার। कहाँ पर? আপনি ধরে নিন এইদিকে আপনার দমদমে হয়েছে, উলবেড়িয়াতে হয়েছে, পশ্চিম কলকাতায় হয়েছে, এই যে হালফিলাল হলো বাঁকুড়া দিকে যে বোম ব্লাস্টটা হলো ওইখানেও হয়েছে। थोड़ा सा हिंदी में हमें समझ में नहीं आता बांग्ला। मतलब इधर में कोलकाता है ना, कोलकाता पश्चिम कोलकाता इधर में है, उसको उधर में भी हुआ है, और दमदम में भी हाल फिलहाल हुआ रहा बमबाजी जो फ्लैट में हुआ रहा। अच्छा। वहाँ पे भी हुआ रहा और उलबेड़िया में भी हुआ रहा। अभी हाल फिलहाल इधर मिदनीपुर में कहीं स्टेशन पे हुआ रहा। अच्छा। वहाँ पे भी यही आप वाला बम ही लगा उसमें? हाँ, हम लोग का ही बम था। वो लोग अलग बम बनाते हैं, वो जो बड़ा ब्लास्ट करना होता है तो अलग क्वालिटी से बनाते हैं। बम बनाने के गैर कानूनी धंधे का ये शातिर हमारी टीम के सामने अपने धंधे के पोशीदा राज परत दर परत खोलता जा रहा था। अब बारी थी इस गैर कानूनी धंधे के एक और राज को जानने की, यानी बम के सप्लाई रूट का राज जानने की। सवाल हमने किया और इस शातिर ने उसका जवाब भी हमें दे दिया। बनाने के बाद इसको आप कैसे लेके जाते हो, सप्लाई कैसे करते हो? এটা যেরকম ধরুন हम लोग का जैसे डब्बा आता है, तो जैसे वो बड़ा बड़ा डब्बा आता है या लड्डू वाला डब्बा आता है, उसमें सजा के अच्छी तरह से बालू देकर पैक कर देते हैं, वो लोग खुद लेके चल जाते हैं। कहीं रास्ते में फट जाए तो? जो लेके जाएगा उसके रिस्क, फट जाएगा, मर जाएगा। मतलब आपको कहीं भेजना नहीं होता, वही लोग आते हैं? वो लोग ऑर्डर देते हैं, हम लोग का बनाने का काम है। अच्छा। क्यों जो ले जाते वो तो बता के नहीं ले जाते, इस जगह लेके जाना है, भेजने के लिए हम लोग एड्रेस नहीं बताते, वो लोग खुद आते, हम लोग दे देते। इस शातिर बमबाज का ये बयान बेहद चौंकाने वाला था, क्योंकि जिस बेफिक्री से उसने ये बयान दिया था और उसकी जो हकीकत हमारे सामने थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि इस जाने न कितने और ऐसे शातिरों का ये कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। लेकिन हमारे मन में एक सवाल था कि आखिर पश्चिम बंगाल में बमबाजी की इतनी वारदात होने के बावजूद ऐसे शातिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों हैं? अब इस शातिर ने हमारे सवाल का जो जवाब दिया उसे भी आप सुन लीजिए। इतने जंगल में आप लोग बनाते हो, तो कहीं कभी पुलिस वालों ने छापा उपा डाला या कहीं पता चल गया, कभी ऐसा हुआ? छापा पड़ने से क्या होता है, इधर में जो लोग का वो लोग बोल के छुड़ा देते हैं। अच्छा। तो कोई मतलब डरने वाली बात नहीं? नहीं, डरने वाली बात नहीं, बस वो पकड़ाने की डर नहीं है। हाँ। ये जो हम लोग बनाते वक्त अगर ब्लास्ट हो जाए या आग लग जाए गरम से, तो हम लोग का जान जा सकता है। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में देसी बम बनाने की ऐसी कई गैर कानूनी फैक्ट्रियां धड़ल्ले से चल रही हैं। तो टोटल आप लोग जो लोग बनाते हो बम, कहाँ कहाँ पे बनता है?
किन किन शहरों में बनता है? अगर वो लोग जैसे बुलाते हैं আমাদেরকে যখন ডাকে ওরা আমরা চলে যাই। कहाँ पर? अगर जहाँ बनाना होता है वो लोग अगर बुलाता है तो हम लोग वहीं जाकर बनाते हैं। अच्छा। अगर वो लोग पैसा दे के चले जाते हैं, बोलते हैं हम लोग आके बाद में ले लेंगे, हाँ। तो हम लोग यहीं पे बनाते हैं, अपने इलाके में ही आके बनाते अच्छा, मतलब अगर जो आपको ऑर्डर देते हैं वो अपनी जगह पे भी बुलवाते हैं? हैं। हाँ जी, अच्छा, तो कहाँ कहाँ पे ये मेन बनता है? बहुत जगह बनता है सर। बीरभूम है, मेदिनीपुर है, मालदा है, इधर नंदीग्राम है, झाड़ग्राम, इस सब जगह में भी बनवाता है लोग। इस शातिर के मुताबिक बमबाज डिमांड के हिसाब से काम करते हैं, यानी मौत का सामान तैयार कर पैसा कमाने वाले ये शातिर अपना धंधा बम खरीदने वाले के हिसाब से भी चलाते हैं। टीवी पे चल रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 14 साल की वो लड़की जो अंतर्राष्ट्रीय नाम कमाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की वायलिन वादक है। ये है यंग जीनियस, जिसमें वक्त को सुरीला बनाने की अद्भुत ताकत है। ये है यंग जीनियस, जिसने 6 साल की उम्र से सबसे मुश्किल वाद्यों में एक वायलिन सीखने की जिद ठान ली। ये है यंग जीनियस जो प्रोग्रेसिव म्यूजिशियंस के अंतर्राष्ट्रीय पियानो, वायलिन और गिटार कंपटीशन में भाग लेने और सिल्वर जीतने वाली अकेली हिंदुस्तानी है। जो न्यूयॉर्क के मशहूर कार्नेगी हॉल में वायलिन बजाने जा रही है और दुनिया के उस मंच पर छाने वाली सबसे छोटी भारतीय होगी। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो, दंग करने वाली वायलिन वादक गोवा की एंथिया डियोस के साथ, जिसके प्राण उसके वायलिन में बसते हैं और जिसके गुरु के अलावा किसी को वायलिन छूने का अधिकार नहीं। ये वायलिन मैं जरा होल्ड करके देख सकता हूँ? नहीं प्लीज, मैं आपका वायलिन नहीं टच कर सकता। नो क्यों? सॉरी। जिसने लंदन के प्रतिष्ठित ट्रिनिटी म्यूजिक कॉलेज का लेवल 4 डिप्लोमा पूरा किया, जो वेस्टर्न क्लासिकल स्टाइल में वायलिन बजाने वाली सबसे छोटी भारतीय है। आ रही है ये यंग जीनियस 20 मार्च को शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।